Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Vishwa Bharati, which has been declared as a living heritage university. It's going to be the world's first living heritage university. This topic is important from our syllabus GS paper 1 culture point of view. तो सबसे पहले देखते हैं करंट न्यूज. जैसा कि मैंने आपको बताया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी हैज़ और इट्स गोइंग टू गेट द टैग ऑफ हेरिटेज साइट फ्रॉम यूनेस्को एंड दैट विल मेक इट द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी. तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर लिविंग हेरिटेज होता क्या है. तो देखिए, नॉर्मली किसी भी साइट को हेरिटेज टैग तब दिया जाता है व्हेन दैट साइट इज मोर और लेस डेड. तो हेरिटेज टैग इज गिवन टू डेड मॉन्यूमेंट्स, बट इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्लेस or university in the world which is still functioning. It's working now and still it is going to now get a tag of heritage site from UNESCO. So that is the reason why it is being called as a living heritage. विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो it is located in शांति निकेतन, West Bengal. The university was established in 1921 by Rabindranath Tagore ji. So university was given the status of central university in 1951 through a central act, and the first vice chancellor of the university was Ratindranath Tagore, the son of Rabindranath Tagore. The president of India appoints vice chancellor of the university. और इस यूनिवर्सिटी में कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स हैं जो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, जैसे कि कल्चरल फेस्टिवल कॉल्ड पौष मेला एंड बसंत उत्सव, which attracts a large number of artisans across the country. So these two festivals are very significant from culture perspective. अब जब इसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का टैग मिल रहा है तो आपको शांति निकेतन से रिलेटेड या फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी जितने इन्फॉर्मेशंस हैं वो देखने होंगे. तो आने वाले टाइम में मुझे और भी जो इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे वो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करता रहूँगा. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. ये कंटेम्प्रोरी टाइम्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो सकता है. कैसे करंट अफेयर्स में हिस्ट्री के सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जेंडर बजटिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. जेंडर बजटिंग है क्या? It is a method of framing budget in a manner that could ensure women empowerment, mainstreaming of women. मतलब women could be brought to the forefront in public domain. हर एक जो भी एक्शंस हैं, अलग अलग जो फील्ड आप देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, वहाँ पे विमेन के भी इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करना पर्पस होता है जेंडर बजटिंग का. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को घटाना या सोसाइटी में जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करना या कम करना, ये पर्पस होता है जेंडर बजटिंग का. जेंडर बजटिंग एज ए कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट ब्रॉट बाय ऑस्ट्रेलिया इन 1985. जेंडर बजटिंग में होता क्या है एक्चुअली भी ऑन ग्राउंड? तो जेंडर बजटिंग में मेनली दो चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है कि जब भी कोई बजटरी एलोकेशन किया जाए किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, जब बजट प्लानिंग की जाती है तो उसमें बताया जाता है कि इन इन जगहों पे ऐसे ऐसे खर्च किया जाएगा. तो जब भी कोई भी बजटरी एलोकेशन किया जाए किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो पहले उस एलोकेशन को इवैल्यूएट किया जाए कि कहीं इससे विमेन के लाइफ पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा. ऐसे भी देखा जाए सबसे पहले. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टैक्स पे, लीकर पे, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, लीकर पे अगर कभी मान लीजिए ऐसी बात आती है कि लीकर पे टैक्स की रियायत कर दी जाए, तो इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट किया जाएगा. उसमें से जेंडर बजटिंग के पर्सपेक्टिव से इसे ऐसे इवैल्यूएट किया जाएगा कि लीकर पे अगर टैक्स रेट की कमी की जाएगी सो लीकर का कंजम्पशन बढ़ेगा एंड दैट में लीड टू
domestic violence, domestic abuse against women. So that idea or that discussion would be one part of gender budgeting. तो gender budgeting जब भी की जाती है तो एलोकेशन में ये देखा जाता है कि कहीं विमेन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, और एलोकेशन खासकर ऐसे करने की कोशिश की जाती है कि विमेन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़े, रादर वो विमेन के लाइफ को इम्प्रूव करे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एलपीजी सब्सिडी के लिए एक स्कीम लाया गया पहल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम लाया गया पहल. तो उसमें जो सब्सिडी का पैसा है दैट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द अकाउंट ऑफ द वुमन मेंबर ऑफ द फैमिली. वैसे ही अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बात की जाए तो हेड ऑफ द फैमिली को बनाया जाएगा उस इंसान को हु इज़ अ वुमन मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज. तो ऐसे स्कीम्स में इंटाइटलमेंट वुमन को दिया जा रहा है ताकि पैसे का मिसयूज ना हो शराब के लिए या किसी और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ना हो, इस तरह का कोई डाइवर्जन ऑफ फंड ना हो. इसके लिए जो वुमेन हैं उनको पैसे का एलोकेशन किया जाता है, उनके अकाउंट में पैसे का ट्रांसफ़र किया जाता है. सो दिस इज़ हाउ दिस कुड बी एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बजटिंग. दूसरा एस्पेक्ट जो होता है जेंडर बजटिंग का वो होता है वीमेन स्पेसिफिक स्कीम्स ले आना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सुकन्या समृद्धि योजना. इस तरह के स्कीम्स को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है बजट के दौरान, विच इज़ जेंडर स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली टारगेटिंग टुवर्ड्स एलिविएशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द वुमेन, देन सच स्कीम्स आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ जेंडर बजटिंग. इंडिया के अंदर भी जेंडर बजटिंग आप देख सकते हैं, इट स्टार्टेड बाय 2005 एंड 6. सो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर दूँ. जेंडर बजटिंग का दो कंपोनेंट है. पहला कंपोनेंट है कि किसी भी बजटरी एलोकेशन को इवैल्यूएट किया जाए फ्रॉम वीमेन पर्सपेक्टिव, कि या इस बजट एलोकेशन से वीमेन के लाइफ पे कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा, और क्या इस बजटरी एलोकेशन को ऐसे किया जा सकता है कि वीमेन की लाइफ पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट करे. दूसरा, वीमेन रिलेटेड कई सारे स्कीम्स अनाउंस किए जाते हैं हर साल, विच इज़ पार्ट ऑफ जेंडर बजटिंग. अब इस साल की अगर बात की जाए, 2023-24 के बजट की बात की जाए, उसी पे ये आर्टिकल बेस्ड था. तो जेंडर बजटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं. तो ये जो स्कीम्स हैं दे विल बी पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ जेंडर बजटिंग, इंट्रोड्यूसिंग विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स. तो कुछ जेंडर बजटिंग के डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स जैसे कि लाए गए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट. तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोजेक्ट अंडर निर्भया फंड स्कीम. निर्भया फंड was created after निर्भया इंसिडेंट इन 2012. तो उसके बाद एक निर्भया फंड स्कीम लाया गया जिसमें इस फंड को क्रिएट किया गया, निर्भया फंड को. और निर्भया फंड को यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन. तो निर्भया फंड स्कीम के अंतर्गत लाया गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट. इसके अंतर्गत अब इस साल 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे फॉर ब्रिंगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वुड इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन. मैं ये नहीं कह रहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट पहली बार इसी बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था. सेफ सिटी प्रोजेक्ट वाज ऑलरेडी रनिंग, बट द बजटरी एलोकेशन वाज ओनली 165 करोड़ in the last fiscal year, which has gone up by 8 times up to 1300 crores in this fiscal year under Nirbhaya Fund scheme. So this could be an example of gender budgeting, women specific schemes focusing on improving the life condition of women. दूसरा है मिशन शक्ति. मिशन शक्ति इज एन इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम. तो मिशन शक्ति को इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल जब सरकार ने इसको लाया था तो इसके दो कंपोनेंट बताए थे, और इसीलिए इसको बोला जा रहा है इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है. पहला है संबल और दूसरा है सामर्थ्य. संबल के अंतर्गत कुछ इनिशिएटिव्स लाए गए हैं जैसे कि वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन का मतलब है कि विमेन कुड रिजॉर्ट टू दीज एवेन्यूज फॉर अवेलिंग एनी बेनिफिट दैट इज़ बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग इनिशिएटिव चला रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए या विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए. वन स्टॉप सेंटर्स विल गाइड विमेन अबाउट द डिफरेंट स्कीम्स being run by government of India for the welfare and alleviation of women. तो ये है कंपोनेंट संबल कंपोनेंट अंडर मिशन शक्ति. दूसरा कंपोनेंट है सामर्थ्य कंपोनेंट अंडर मिशन शक्ति. सामर्थ्य कंपोनेंट में कुछ सब स्कीम्स चलाए जा रहे हैं. उसका एग्जांपल है स्वधार गृह, जहाँ पे विमेन हु आर इन डिस्ट्रेस उनको शेल्टर दिया जाता है, या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. तो सामर्थ्य कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति में बजटरी एलोकेशन लगभग 33% बढ़ा दिया गया है फ्रॉम द लास्ट ईयर.
तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड स्वधार गृह आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सामर्थ्य स्कीम। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में ज़रा देखते हैं। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके चलाते हैं। इट इज़ मेनली रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में होता क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र दिया जाता है 5,000 रुपये का 3 इंस्टॉलमेंट में। मान लीजिए कि जो खेतों में काम करने वाली औरत है, इफ़ सी इज़ प्रेग्नेंट और अगर वो काम से ब्रेक ना ले तो दैट देयर विल बी डायरेक्ट नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट ऑन हर एंड एज वेल एज हर न्यूली बॉर्न बेबी। तो उससे फिर कैसा होगा, जो बच्चा होगा उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा और फिर इस तरह से लेबर प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ सकता है, पूरे देश की इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस कारण से विमेन जो हैं वो रेगुलर ब्रेक लें व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली वीमेन। फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली वीमेन के लिए तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली वीमेन के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। फॉर्मल सेक्टर वाली वीमेन को लगभग 42 वीक का 24 वीक का 24 वीक का पेड लीव भी मिल जाता है। बट इनफॉर्मल सेक्टर पे काम करने वाली वीमेन के लिए ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, तो उनके लिए स्कीम लाया गया है 5,000 रुपये का कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, सो दैट प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन काम से रेगुलर ब्रेक ले सके और वो अपने न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन पे, न्यूली बॉर्न फीटस पे, इन्फेंट पे फोकस कर सकें, उसके हेल्थ को ध्यान दे सकें। तो ये जो 5,000 रुपये का कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाता है अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको किया जाता है 3 स्टेजेज में। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने पे, एंटीनेटल चेकअप करने पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन, ये काम करने पे स्टेप बाय स्टेप पैसा मिलता है। तो इससे क्या होता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रन की गारंटी हो जाती है, क्योंकि जब तक वो रजिस्टर नहीं करोगे, हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं कराओगे बच्चों का, तब तक आपको 5,000 रुपये मिलेंगे नहीं। उसके अलावा वैक्सीनेशन पे वैक्सीनेशन हो जाता है बच्चों का और जब दो प्रेग्नेंट वुमेन का वैक्सीनेशन हो जाता है। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज़ हेल्पिंग इन 2-3 वेज। फर्स्ट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के हेल्थ, उसके बच्चे के हेल्थ को इम्प्रूव करा रहा है, वैक्सीनेशन को इम्प्रूव करा रहा है, ऊपर से लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इस कंपोनेंट ऑफ सामर्थ्य स्कीम, एंड सामर्थ्य का जो बजटरी एलोकेशन है वो 33% बढ़ाया गया है। दैट कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बजटिंग। अब बात चल रही है जेंडर बजटिंग की। सो कई दफ़ा आपके मन में सवाल आता है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजट एज वेल। ये भी टर्म आप सुनते हैं, तो एक बार ज़रा समझ लीजिए व्हाट इज जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट में कैसा होता है कि एवरी टाइम व्हेन बजट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ स्कीम, इट इज़ नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बजटरी एलोकेशन वाज डन लास्ट ईयर, इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन और अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कीम इन द करंट ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक ऑर्डिनरी बजटिंग कैसे होती है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमने लास्ट ईयर 6,000 करोड़ दिए थे, तो चलो इस बार 6,500 करोड़ दे देते हैं। इंक्रीमेंटल बजटिंग नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। हमने एमजी नरेगा में पिछले बार 70,000 करोड़ दिए थे, तो चलो इस बार 75,000 करोड़ दे देते हैं, बिना इवैल्यूएट किए कि पिछले साल क्या ज़रूरत थी। उस साल मानसून फेलियर हुआ था, इसलिए एमजी नरेगा की ज़रूरत ज़्यादा थी, इस बार उतनी नहीं होगी। बिना इवैल्यूएट किए जब आप बजट में थोड़ा सा इंक्रीज़ करके हर तरह के स्कीम में आज बजटरी एलोकेशन कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है इंक्रीमेंटल बजटिंग या ऑर्डिनरी बजटिंग। बट जीरो बेस्ड बजटिंग में कैसा होता है कि ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम जीरो। पिछले साल कितना खर्च किया था भूल जाइए, इस साल वापस से इवैल्यूएट कीजिए किसी स्कीम की ज़रूरत है कि नहीं, और ज़रूरत है तो कितने खर्च करने की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से बजटरी एलोकेशन किया जाए। तो दैट काइंड ऑफ बजटरी एलोकेशन इज नोन एज जीरो बेस्ड बजटिंग। लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 2018-19 में आपने एग्रीकल्चर में 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए, एजुकेशन में 5,000 करोड़ खर्च किए, हाउसिंग में 8,000 करोड़ खर्च किए, एमजी नरेगा में 7,000 करोड़ खर्च किए। जीरो बेस्ड बजटिंग अप्रोच रखे गए तो फिर आप अगले साल सीधा सीधा इसको बेस मान करके कुछ बढ़ा करके खर्च नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर में बढ़ा दिया आपने थोड़ा सा, एजुकेशन में 5 करोड़ से घटा करके 5,000 करोड़ से घटा करके 3,500 करोड़ कर दिया, एमजी नरेगा में आपने 7,000 करोड़ से घटा करके 5,000 करोड़ कर दिया, हाउसिंग सेक्टर को पूरी तरह से आपने ख़त्म ही कर दिया अगले साल, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो सच मेथड ऑफ बजटिंग इज नोन एज जीरो बेस्ड बजटिंग। एवरी एक्सपेंडिचर विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम जीरो।
इफ इट इज नीडेड देन ओनली इट विल बी डन। तो अब एक बात और ध्यान से समझिए कि कॉन्सेप्ट वाइज इट इज़ अ गुड आइडिया, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। हर बार हर चीज़ को जीरो से इवेल्युएट करने के लिए उतना सर्वे करना होगा, उतने डेटा चाहिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, एंड दैट इज़ वाई जीरो बेस्ड बजटिंग अभी भी टेंजिबल तरीके से बजट प्लानिंग में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक बार फिर भी ट्रेडिशनल वर्सेस जीरो बेस्ड बजटिंग के बीच का अंतर समझ लीजिए। ट्रेडिशनल बजटिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ मच, पिछले बार कितना खर्च किया था, इस बार कितना खर्च करना है, कितना % बढ़ा के करना है। बट जीरो बेस्ड बजटिंग विल ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन वाई, पिछले बार इतना खर्च किया था उससे मतलब नहीं है, इस बार क्यों खर्च करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीरो बेस्ड बजटिंग कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया या फिर पूरे दुनिया भर में। एग्जाम्पल आप देखिए, जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज इम्प्लीमेंटेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर 1983। फिर जीरो बेस्ड बजटिंग was emphasized in 7th 5-year plan in 1988 to 1993, especially in transportation sector. Government of India tried to implement zero based budgeting in defense ministry as well. However, not much progress in this regard has happened in this area. So zero based budgeting has not been a very tangible or successful example. The next article is about spy balloon incident between China and the US. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. What are spy balloons? पहले वो देखते हैं। तो स्पाई बलून जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, ये एक ऐसा बलून होगा, उसके नीचे कैमरा लगा दिया जाता है और वो कैमरा फिर अलग अलग जो अपने नीचे के एरिया हैं उसके इमेजेस को कैप्चर करता है और जो होस्ट कंट्री उसको सेंड करता है फॉर स्पाइंग पर्पस। So a piece of spying equipment, for example a camera suspended beneath a balloon, such structures or such components are known as spying balloon. It floats over a given area and carried by wind currents. एवरेज जो हाइट होता है स्पाइंग बलून का वो लगभग 24 किलोमीटर से लेकर के 37 किलोमीटर हाइट तक रहता है, तो अर्थ से। तो नीचे से आप इसको देख सकते हैं स्पाइंग बलून को। स्पाइंग बलून इस तरह के जो बलून्स थे दे वेर वेरी मच यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। यूएस या सोवियत यूनियन एक दूसरे के ऊपर सर्विलेंस के लिए, स्पाइंग के लिए स्पाई बलून्स का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस या स्पाइंग ज़्यादा शुरू हो गया इन द मॉडर्न टाइम्स। सैटेलाइट के बेसिस पे या सैटेलाइट की मदद से बेहतर तरीके से इमेजेस निकाला जा सकता था और रियल टाइम में इमेजेस भेजे जा सकते थे। लेकिन फिर हुआ क्या, सैटेलाइट्स बेस्ड जो सर्विलेंस या स्पाइंग है उसके अगेंस्ट वेपन्स निकाल दिए गए हैं, लेजर वेपन्स या काइनेटिक वेपन्स विच कुड बी यूज टू डिस्ट्रॉय सच सैटेलाइट्स, एंड दैट इज वाई देयर हैज़ बीन रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन बलून्स। बलून बेस्ड सर्विलेंस में दोबारा से इंटरेस्ट वर्ल्ड कंट्रीज का राइज हो रहा है, क्योंकि सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस में उनको अब डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी सैटेलाइट वेपन्स या काइनेटिक वेपन्स डेवलप किए जा चुके हैं। तो आप कहेंगे सर अगर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है तो बलून को भी तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज़ ट्रू, बलून को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट बलून्स आर मच चीपर टू लॉन्च। तो अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसा तो खर्च नहीं हुआ। बट द प्रॉब्लम विद सैटेलाइट इज़ दैट इफ़ इट गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय द वेपन्स तो बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है। सो इट्स नॉट अ चीपर वे ऑफ सर्विलेंस। So that is how you can say कि balloon or spy balloons are easy to retrieve and much cheaper way for surveillance or spying. Balloon की problem क्या है कि balloon do not offer the same level of persistent surveillance as satellites. Balloon can scan more territory from lower altitude and spend more time over a given area because they move very slowly as compared to satellites. तो किसी एक limited area का ही information निकाल करके दे सकता है balloon, ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता बलून्स। करंट न्यूज़ क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं स्पाइंग बलून के बारे में। देखिए, एक बलून, स्पाइंग बलून आप कह सकते हैं बलून, वॉज फाउंड नियर मोंटाना रीजन्स ऑफ द यूएस। तो यूएस मिलिट्री ने क्या किया, उसको गन डाउन कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस बलून, अब इसको स्पाई बलून मत कहिए, इट वॉज बेसिकली अ बलून। दिस बलून वॉज सेंट बाई द चाइनीज। The Chinese are claiming that this was a balloon for civilian purpose. This was completely civilian unmanned airship, जिसको यूएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। And that is why China is warning of repercussions against America for its illegal use of force against civilian unmanned airship. अब जाहिर सी बात उठती है कि आखिर चाइना का बलून यूएस के रीजन में कर क्या रहा था।
लेकिन चाइना कह रहा है कि ये तो सिविलियन पर्पस के लिए था, आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज यू कंस्ट्रूड इट एज अ मिलिट्री पर्पस फॉर स्पाइंग, बट इट वॉज नॉट फॉर स्पाइंग पर्पस at all. The next article is about PM Kusum. This topic is important from our syllabus GS paper 3 infrastructure point of view. PM Kusum का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. इतना याद करने की जरूरत है नहीं, कर भी नहीं पाएंगे. PM कुसुम के स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए. फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि अपने खाली ज़मीन पे वो सोलर पैनल्स लगाएं. सोलर पैनल लगा करके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें डीलोकलाइज, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें लोकलाइज लेवल पे. उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो अपने यहाँ पे पंप वगैरह चलाएं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है तो लोकल ग्रिड में उसको सेल करके थोड़ा पैसा भी कमा लें. दैट इज़ द आइडिया कि फार्मर सालों भर तो खेती कर नहीं रहे, या फिर उनकी कुछ खाली ज़मीन पर अगर वो सोलर पैनल लगा लेते हैं, सो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे वो अपना पंप्स वगैरह चलाएं, खेती में इस्तेमाल करें. दैट वुड बी हेल्पफुल इन हैविंग अ ग्रीन वे ऑफ practicing agriculture, environment friendly way of practicing agriculture. At the same time अगर कोई surplus electricity रह जाती है तो they can sell it to the grid and make some additional earning. तो PM Kusum scheme, as I said, enable farmers to set up solar power generation capacity on their barren lands. PM Kusum के 3 component हैं. Component A जिसमें 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स कैपेसिटी ऑफ 2 मेगावाट्स. तो इसमें कम 2-2 मेगावाट के छोटे छोटे इंडिविजुअल प्लांट्स डेवलप कराए जाएंगे, जिससे टोटल कम से कम 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी डेवलप की जाए. यानी कि कम से कम 5,000 किसानों को 2-2 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इनकरेज किया जाएगा. कंपोनेंट बी इंस्टॉलेशन ऑफ 2 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स. तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे सोलर पैनल्स लगा करके कम से कम 2 लाख छोटे छोटे ऐसे एग्रीकल्चर पंप के ऊपर सोलर पैनल लगा करके 2 लाख एग्रीकल्चरल पंप्स दैट आर रन बाय सोलर एनर्जी वैसे बनाए जाएं. थर्ड, सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप्स. तो ग्रिड कनेक्टेड मतलब एक तो सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप हो, यानी कि एग्रीकल्चर पंप है उस पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और वो सोलर पैनल्स ग्रिड से भी कनेक्टेड हो, यानी कि जब पंप ना चल रहा हो उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो वो इलेक्ट्रिसिटी को बेचा जा सके फॉर अर्निंग ऑफ इनकम. दैट इज़ द थर्ड कंपोनेंट, सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स. करंट न्यूज़ ये है कि जो 30,000 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट था भारत सरकार का अंडर PM कुसुम, वो था 2022 तक, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया. इसीलिए भारत सरकार ने अब PM कुसुम स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है टिल मार्च 2026. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नॉर्थ स्टार. तो देखिए, हाल फिलहाल में हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ लाइक नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. तो आपको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ टाइम में आवर वाइस प्रेसिडेंट हैज़ बीन वेरी वोकल इन फेवर ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अगेंस्ट द एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन प्रैक्टिस्ड बाय इंडियन जुडिशियरी ओवर पार्लियामेंट और द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट. आपको पता होगा केशवनंद भारती जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का मॉन्यूमेंटल जजमेंट है, मैंने बताया भी है ना न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जो मॉन्यूमेंटल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का केशवनंद भारती केस में, उसको क्वेश्चन किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गिव सम आर्बिट्ररी और इट कैन नॉट मैन्युफैक्चर the new things in the constitution itself. So nowhere it was written, as per vice president himself, nowhere it was written about the concept of basic structure of the constitution या basic structure doctrine, but Supreme Court has manufactured it. So it's the idea of the Supreme Court which it is imposing over the parliament, and that is how it is an anti-democratic idea as per the vice president. तो मुद्दा यह है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब हाल फिलहाल में इंडियन पार्लियामेंट के सपोर्ट में कई सारी बातें कह रहे हैं. केशवनंद भारती जजमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ लाइक नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी. अब नॉर्थ स्टार जरा देख लेते हैं. नॉर्थ स्टार को हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं, पोलारिस, विच इज़ वेरी ब्राइट. बहुत दूर है हमारे अर्थ से, इसीलिए बहुत डिम दिखता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी ब्राइट. इट इज़ अबाउट 2500 टाइम्स मोर ल्यूमिनस दैन दैट ऑफ सन. It is about 323 light years away
एंड इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर। तो ये है उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन, इसका पार्ट है ये। अगर बात की जाए नॉर्थ स्टार की, तो हमारा जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उससे ये बस 1 डिग्री डिस्टेंस पे है। तो इसी कारण से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ स्टार एक्ट्स एज ए डायरेक्शन प्रोवाइडर फॉर ट्रैवलर्स। उसको देख करके ट्रैवलर समझ जाते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है कौन से। नॉर्थ स्टार इज ऑनली 1 डिग्री अवे फ्रॉम द नॉर्थ सेलेसियल पोल। तो ये तो इसी कारण से, जबकि ये अर्थ के बिल्कुल आप कहिए नॉर्थ पोल के ऊपर ही है, नॉर्थ पोल की जो लाइन है उसके ऊपर ही है या नॉर्थ स्टार, तो इस कारण से ये मोशनलेस दिखता है, ये घूमता हुआ नहीं लगता है। बट अदर स्टार्स अपीयर लाइक रिवॉल्विंग अराउंड द नॉर्थ स्टार। इट्स मोशनलेस इन द नदर्न स्काई, ऑल अदर स्टार्स अपीयर टू रोटेट अराउंड इट। उर्सा माइनर की बात की जाए इस कॉन्स्टेलेशन की, जिसका एक हिस्सा है नॉर्थ स्टार, तो इट इज बेसिकली कॉन्स्टेलेशन ऑफ 48 स्टार्स। It was identified by, it is one of the 48 constellations. It is one of the 48 constellations. I'm so sorry. Identified by the Greek astronomer Ptolemy in the 2nd century. It is also known as Little Bear. इसको आप देखें तो ये बियर जैसा दिखता है, ऐसा देखिए बियर जैसा दिखता है, इसीलिए ये जो उर्सा माइनर है इट इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज लिटिल बियर। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क, it is an initiative endorsed by G20 along with Paris Club. Absolutely right. It is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. This is also correct. True about short selling in stock market, sale of security that is not owned by the seller. और cesium 137 को लेकर के पहला स्टेटमेंट गलत है, दैट इट इज़ ओनली स्टेबल आइसोटोप ऑफ सीजियम, जहाँ की मैंने आपको बताया था कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है सीजियम का, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। इट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, दैट इज राइट। इट इज पार्ट ऑफ स्पेंट फ्यूल इन न्यूक्लियर प्लांट्स, दैट इज ऑल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर इज 2 and 3 both. That's all from our side for today. Thanks for watching.